चलो, बहुत से बच्चे लेट आए तो थोड़ा-सा रिवाइज़ करवाता हूँ मैं आपको 2 मिनट के अंदर। देखो अभी जो हम टॉपिक देखने वाले थे बट ऑब्वियसली हमारा जो टॉपिक है वो कौन-सा है चैप्टर नंबर 4 है, द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र। अब इसको इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र क्यों बोला गया? क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर किस तरह से अर्थव्यवस्था चलती है, ये देखना बहुत ज़रूरी है इसलिए 11 को ये साल से ये टॉपिक दिए हुआ है। अब इंट्रोडक्शन हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था बट फिर से एक बार रिवाइज़ कर लेते जो बच्चे लेट आए उनके लिए। इंट्रोडक्शन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र कम्स इनटू एक्जिस्टेंस ऑन 1 मई 1960। उन्होंने बताया जो महाराष्ट्र स्टेट है उसका जो एक्जिस्टेंस सेपरेट अपना जो एक्जिस्टेंस मिला वो कब मिला बच्चों उनको? तो वो एक्जिस्टेंस आया 1 मई 1960 यानी 1 मई 1990 को पहचान मिली उनको कि ये अब ये साल से ये दिन से ये तारीख से महाराष्ट्र का एक अपना अलग से अस्तित्व होगा, स्टेट होगा और इसके लिए क्या हुआ? द स्टेट इकोनॉमी हैज अचीव अ डिस्टिंक्टिव स्टेटस एज अ रिजल्ट ऑफ द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ इट्स पीपल। और उनको वो स्टेट को जो इकोनॉमी का एक अच्छा दर्जा मिला, आर्थिक एक जो दर्जा मिला वो किसके वजह से मिला? महाराष्ट्र के अंदर जितने लोग रहते हैं उनके वजह से मिला। और अब एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है इसका? एडमिनिस्ट्रेशन बोले तो वो कैसे मैनेजमेंट होता है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ महाराष्ट्र इन्होंने बताया एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र 2017 एंड 18 2017 और 18 के महाराष्ट्र के सर्वे के हिसाब से अगर देखी जाए तो द स्टेट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 36 डिस्ट्रिक्ट यानी 2017 और 18 में पूरा हमें पता चला कि महाराष्ट्र के अंदर टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट है बच्चों। 36 डिस्ट्रिक्ट है, 36 डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट यानी जिला अंडर 6 रेवेन्यू डिवीजन। लेकिन कितने डिवीजन के अंदर वो काम कर रहे हैं? 6 यानी अगर देखे जाए तो एक डिवीजन 6 स्टेट के ऊपर क्या सॉरी 6 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्या करता है? कंट्रोल करता है। और ये कौन-कौन से डिवीजन थे? तो मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपुर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। उन्होंने बताया कि ये 6 डिविजन्स ऐसे थे बच्चों, जो क्या करते हैं इस पे महाराष्ट्र पे कंट्रोल करता है। महाराष्ट्र के अंदर टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट देखे हमने? 36 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, महाराष्ट्र के एस्टेब्लिशमेंट कब हुई सेपरेट में? तो 1 मई 1960 को हुई। फिर वो डे क्या नाम से सेलिब्रेट किया जाता है? महाराष्ट्र दिन के नाम से। हर 1 मई को गवर्नमेंट हॉलिडे होता है और उस दिन वो महाराष्ट्र डे के नाम से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है? अब इसमें टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है? 36 डिस्ट्रिक्ट है। कितने लोग कंट्रोल करते हैं इसको? तो 6 डिवीजन कंट्रोल करते हैं। वो 6 डिवीजन में कौन-कौन आता है? तो पहला आता है उसमें मुंबई, दूसरा आता है पुणे, तीसरा आता है नासिक, चौथा आता है औरंगाबाद, पांचवा आता है अमरावती और छठवां आता है नागपुर। यानी आप बॉम्बे से लेके जाते हो तो सीधा लास्ट यानी एक लाइन से सारे बरोबर आते हैं कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो इस तरह से मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती एंड नागपुर। यानी अगर कोई डिस्ट्रिक्ट में कुछ होता है तो पहली कंप्लेंट कहा जाती है वहां के जो भी रिलेटेड नजदीक का जो उसका डिवीजन होता है, जैसे अकोला, बुल्ढाना, वाशिम, यवतमाल, ये अमरावती डिवीजन में आता है ना। तो कुछ भी इधर होता है तो कहा हम कंप्लेंट करते हैं, चाहे कलेक्टर का कुछ प्रॉब्लम हो या यहाँ के तहसीलदार का हो या फिर यहाँ के गवर्नमेंट का हो या यहाँ की किसका भी प्रॉब्लम होगा, तो ये गवर्नमेंट यहाँ के लोकल गवर्नमेंट के ऊपर पूरा कंट्रोल कौन करता है? यहाँ का जो डिवीजन के अंडर में आता होगा। तो हम कौन से डिवीजन के अंडर में आते हैं? अमरावती। फिर अगर कोई मुंबई के आजू-बाजू में जितने भी होंगे ठाणे, बांद्रा वगैरह ये सब मुंबई में आता है। पूना के आजू-बाजू में जो होंगे वो पूना के अंडर में आता है। तो भले ही वो डिस्ट्रिक्ट होगा, वहाँ का कलेक्टर अलग होगा, वहाँ का सब चीजें अलग होगी, बट फिर भी 6 डिवीजन मिलके ये पूरे महाराष्ट्र को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। अब उसके आगे उन्होंने क्या दिया? एक्सप्लेन द फीचर ऑफ स्टेट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र। यानी उन्होंने बताया कि फीचर कौन-कौन से बच्चों इसके फीचर यानी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कि भाई महाराष्ट्र हमारी जो इकोनॉमी है, महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था है, इसके फीचर क्या? नंबर 1 महाराष्ट्र इज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेट स्टेट इन द कंट्री। देखिए उन्होंने क्या बताया कि महाराष्ट्र जो है ये सेकंड नंबर का सब में लार्जेस्ट लार्जेस्ट बोले तो सब में ज्यादा पॉपुलेशन यानी लोक संख्या वाला क्या है? स्टेट है इन द कंट्री। यानी अगर हमारे इंडिया में देखे जाए तो सेकंड नंबर पे, यानी दुनिया में जैसे हमारा इंडिया सेकंड नंबर पे आता है पॉपुलेशन में, वैसे ही हमारे कंट्री के अंदर महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे आता है पॉपुलेशन के लिए। द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट वाज 11.24 करोड़ ड्यूरिंग 2011। यानी उन्होंने बताया जब 2011 में जनगणना हुई थी, कब हुई थी? 2011 में। अब कब होंगी? 2021 में। यानी ये आने वाला जो अगला नेक्स्ट ईयर है 2021, हर 10 ईयर से बच्चों क्या होता है? लोक संख्या काउंट होती है, पॉपुलेशन काउंट होती है इंडिया के अंदर। तो 2011 के हिसाब से अगर देखे जाए तो 11.24 करोड़, 11.24 करोड़ बोले तो 11 करोड़ 24 लाख लोग महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं। समझा क्या? तो ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। उसके बाद में उन्होंने दिया सेकंड नंबर का पॉइंट क्या है? महाराष्ट्र इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द कंट्री इन द टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया मेजरिंग अबाउट 3.08 लाख स्क्वायर किलोमीटर। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के ये 3 नंबर का है। काय में 3 नंबर? बेटा देखो फर्स्ट नंबर अगर देखे जाए तो हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी है।
सेकंड नंबर में अगर हम देखते हैं तो पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम देखते हैं बच्चों, तो पॉपुलेशन में अगर कोई स्टेट की पॉपुलेशन सब में ज्यादा होगी तो उसमें हमारा सेकंड नंबर आता है। बाद में अगर देखते हैं तो महाराष्ट्र इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द कंट्री इन द टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, यानी हमारे पास जो जियोग्राफिकल एरिया है। अब आप बोलोगे सर जियोग्राफिकल एरिया यानी क्या होता है? हमारे पास जितनी जमीन है, जितना भी हमारा एरिया है, यानी हमारी जो बॉर्डर है महाराष्ट्र स्टेट की जो भी बॉर्डर है, वो बॉर्डर के अगर हिसाब से आप देखे जाए तो हमारे पास जितना एरिया है, जमीन है, वो कितनी है बच्चों? तो वो है 3.08 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इतनी बड़ी जमीन है और हम थर्ड नंबर पे है, ठीक है। और आप लोगों को होमवर्क क्या है, आपको फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट नंबर पे कौन है और सेकंड नंबर पे कौन है, ठीक है। और आपको ये भी फाइंड आउट करना है पॉपुलेशन कौन से स्टेट की सब में ज्यादा है। ये दो चीजें आपको होमवर्क है, इसमें होमवर्क है, आपको फाइंड आउट करना है। अपने व्हाट्सएप के ग्रुप पे आपको उसको सेंड करना है। बाद में अब थर्ड नंबर का पॉइंट क्या बोलता है, देखो थर्ड नंबर का पॉइंट बोलता है इट इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट विथ 45.20% ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिविंग इन द टाउन्स एंड सिटीज। देखिए ये और एक थर्ड नंबर का बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने यहाँ पे बता दिया कि उन्होंने क्या बताया यहाँ पे कि इट इज द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट। अगर बाकी स्टेट के हिसाब से देखी जाए तो ये बहुत बड़ा स्टेट है जो अर्बनाइज है। और कितना परसेंट अर्बनाइज है? 45.20%, बहुत बड़ा परसेंटेज बच्चों। यानी 50% के लिए सिर्फ 3.80 का डिफरेंस है, 4.80 का, अदरवाइज वो 50% ही हो जाता था। तो 45.20% ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज। कितने परसेंट लोग रहते हैं टाउन और सिटीज में? टाउन यानी तालुका, सिटीज यानी शहर। बाकी सबके सब ग्रामीण में रहते हो बच्चे हो, समझ में आया क्या? तो रूरल एरिया में, अर्बनाइज एरिया देखो यहाँ पे कितना अर्बनाइज एरिया का अगर पॉइंट में देखे जाए तो 45.20% ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज। तो ये बहुत बड़ी अपने आप में एक बात है। अब फोर्थ नंबर का अगर पॉइंट हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू 2011, अब 11 के हिसाब से, सेंसियस यानी जनगणना के हिसाब से, द सेक्स रेशियो ऑफ महाराष्ट्र was 929 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। क्या बात है! देखो बच्चों ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर में स्त्री भ्रूण हत्या नहीं होती है। काय पे से पता चल रहा है? तो देखो उसका जो मेल के पीछे अगर देखे जाए तो फीमेल का जो रेशो है वो देखो कितना बड़ा रेशो है। यानी 1000 अगर बच्चों मेल होंगे, जेंट्स होंगे, बॉयज होंगे, तो उसके पीछे गर्ल्स या फिर लेडीज आप पकड़ लो कितना है, 929 का रेशो है। तो ये बहुत बड़ा रेशो है। इसके लिए हमें बहुत प्राउड फील होना चाहिए हमारे महाराष्ट्र के ऊपर कि हमारे यहाँ पे, और वो भी कौन से हिसाब से, 2011 के हिसाब से। तब तो वो एक्ट भी पास नहीं हुआ था। और अभी देखो आप कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसियस द सेक्स रेशियो ऑफ महाराष्ट्र वाज 929 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। यानी अगर 1000 बच्चे बॉयज होते होंगे, 1000, तो 929 गर्ल्स होती है। तो ये बहुत अपने आप में एक बड़ी बात है। और आपको बता दूं कि ये 2011 के हिसाब से, और अभी तो कितने सारे गर्ल्स होंगे, अगर अभी 2021 का जो भी आएगा सेंसियस, वो हिसाब से अगर हम देखेंगे तो पता चलेगा हमें क्या रहेगा। चलो उसके बाद में उन्होंने क्या दिया, फिफ्थ नंबर का पॉइंट, स्टेट लिटरेसी रेट वाज 82.3% एज पर 2011। देखो बेटा 2011 के हिसाब से अगर देखे जाए तो 82.3% हमारे यहाँ पे एजुकेटेड लोग हैं। यानी अगर 100 लोग होंगे, 100 में से 82.3 लोग ऐसे हैं जो एजुकेटेड है, जो पढ़ रहे हैं। यानी बहुत बड़ी बात है। एजुकेशन का जो लिटरेसी रेट है वो भी अगर आप देखोगे तो 82.3% है, जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। उसके बाद में आप देखो बच्चों क्या दिया उन्होंने, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र फॉर 2016 एंड 17। जब महाराष्ट्र में इकोनॉमिक यानी आर्थिक सर्वे हुआ था 2016-17 में, तो उन्होंने क्या बताया, द स्टेट हैड द हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ जीडीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो जीडीपी तो आपने सुना था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो नेशनल लेवल का होता है। और जीएसडीपी का मतलब होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जो स्टेट लेवल का होता है। एंड स्टेट पर कैपिटल इनकम, जिसको एसपीसीआई बोलते हैं, इन अ कंपैरिजन विद अदर स्टेट। अरे बाप रे बाप, देखो उन्होंने क्या बताया, हाईएस्ट ग्रोथ बताया। हाईएस्ट ग्रोथ बोले तो उन्होंने बताया कि हमारे स्टेट का जो स्टेट जीडीपी ग्रॉस प्रोडक्ट था वो सब में ज्यादा था। दूसरा उन्होंने ये बताया पर कैपिटा इनकम। अब आपको बता दूं पर कैपिटा इनकम क्या होती है। जितनी भी हमारी स्टेट की इनकम होगी, स्टेट इनकम, जैसा कल मैंने देखा बताया था आपको नेशनल इनकम क्या होती है, आज मैं बता रहा हूँ स्टेट इनकम। यानी हमारे स्टेट में जितना भी टैक्स है, जितना भी रेवेन्यू हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास जमा होता होगा, और उसको महाराष्ट्र के पॉपुलेशन से अगर हम डिवाइडेड करते हैं तो पर कैपिटा इनकम निकलती है। कैसे निकलती है बच्चों पर कैपिटा इनकम? फिर से बता रहा हूं आपको, पर कैपिटा इनकम कैसे निकलती है। तो पर कैपिटा इनकम निकलती है, अगर स्टेट वाइज निकाले जाए तो हमारे महाराष्ट्र स्टेट की
जितनी भी इनकम आई होगी, जैसा फॉर एग्जांपल पकड़ के चलो, महाराष्ट्र स्टेट में अगर 100 करोड़ लोग रहते हैं, सॉरी 10 करोड़ लोग रहते हैं, ठीक है, 10 करोड़ लोग महाराष्ट्र स्टेट में रहते हैं और 100 करोड़ रुपए के आगे इनकम आ गई, तो 100 करोड़ को 10 करोड़ लोगों से डिवाइडेड किया जाएगा। तो पर पर्सन जो भी इनकम आती होंगी तो उसको बोले जाता है पर कैपिटा इनकम। समझ में आया? तो ये स्टेट पर कैपिटा इनकम, नेशनल पर कैपिटा इनकम भी कैलकुलेट होती है। फिर नेशनल पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट होती है? तो जितना हमारा नेशन की इनकम होती होंगी, एज्यूम करके चलो कि 1000 करोड़ हमारे नेशन की इनकम होती है, तो 1000 करोड़ को 135 करोड़ जो भी हमारी पॉपुलेशन होंगी उससे अगर हम डिवाइडेड करते हैं तो पर कैपिटा नेशनल इनकम पता चलती है, यानी एक बंदे की सालाना इनकम क्या है पर पर्सन, वो हमें पता चलता है। और ये उन्होंने 6 नंबर पे क्या बताया कि अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र फॉर 2016 एंड 17, 2016 और 17 के सर्वे के हिसाब से देखे जाए, द स्टेट हैड द हाईएस्ट ग्रोथ, यानी अगर हमारे स्टेट में देखे जाए तो सब में ज्यादा ग्रोथ थी कंपेरेटिव अदर स्टेट के मुकाबले में। और वो काय में थी? दो चीजों में थी। पहला तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बट ऑब्वियसली यार डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर बच्चों बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं तो कैपिटल तो बढ़ना ही है पर कैपिटा। अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट कम होता है तो पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगा। तो ये दो बड़ी चीज है कि पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी थी और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो स्टेट का था वो भी डेवलप हुआ था और वो बहुत ज्यादा हाईएस्ट ग्रोथ पे था अदर स्टेट के मुकाबले में। बाद में 7 नंबर का पॉइंट देखते हैं। द स्टेट इकोनॉमी इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय नंबर 1। अब उसके अलावा हमारी जो इकोनॉमी है उसके और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके अंदर सब कैरेक्टरिस्टिक्स दिए उन्होंने। एबुंडेंट नेचुरल रिसोर्सेस, हमारे पास बहुत बड़े पैमाने पे क्या है बच्चों, नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल है, यानी हमारे यहाँ पे जो जमीन वगैरह है, नैसर्गिक जो जंगल वगैरह सारी चीजें हैं वो बहुत अच्छे हैं। उसके बाद में अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल मैन पावर, यस नो डाउट, देयर इज नो डाउट कि हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर से बहुत सारे ऐसे लोग निकले हुए हैं बच्चों कि जिनके पास टैलेंट का कोई कमी नहीं है, भंडार है, जिनके पास एक से बढ़कर एक लोग निकलते हैं महाराष्ट्र में से हर साल। तो आपको बता दूं अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल मैन पावर, एक अगर बाकी स्टेट की कंपेयर में करे जाए तो हमारा महाराष्ट्र एक बहुत अच्छे पोजीशन पे है कि जहाँ पे अच्छे स्किल वर्कर मिल जाएंगे, स्किल लेबर मिल जाएंगे, स्किल साइंटिस्ट मिल जाएंगे। आपको पता होगा विजय भट्टाचार्य का नाम आपने सुना होगा। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो जिन्होंने हरित क्रांति कर दी है ना, जिनके नाम अगर आप लोगे तो पता चलेगा आपको। ये भी है आपके लिए, ये भी एक होमवर्क है बच्चों की, महाराष्ट्र के अंदर से कौन कौन से दिग्गज लोग निकले थे जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया, ये आपको बताना है। उसके अलावा देखो वहां पे क्या दिए हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट जो दिया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अगर देखे जाए तो उन्होंने बताया कि भैया हमारे महाराष्ट्र के अंदर टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी एडॉप्ट होती है। और आपको बता दूं पूरे, जैसे हमारे इंडिया का कैपिटल क्या है, दिल्ली, इंडिया का कैपिटल कौन सा है, दिल्ली है, वैसा ही मुंबई को बच्चों इकोनॉमिक कैपिटल बोले जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आपने देखा ही बॉम्बे में, हमारा बॉम्बे कहा था बच्चों, महाराष्ट्र के अंदर। बॉम्बे में क्या है, बॉलीवुड है। उसके बाद में बॉम्बे में आपको हर टाइप के फॉरेनर की चीजें, यानी जो भी फॉरेनर्स आते हैं वहां पे जो भी चीजें आती है बॉम्बे में आती है। बॉम्बे एक ऐसा है जो जहाँ से आप दुनिया के बहुत सारे इसमें कनेक्ट हो सकते हो, वहां पे 3 साइड से समुद्र मार्ग है। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं अपने आप में। और हमारे पास टेक्नोलॉजिकल अगर देखे जाए तो बाकी स्टेट के मुताबिक हमारे यहाँ पे सब में एडवांस टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी हम लोग एडोप्ट करते हैं। और आगे क्या दिया उन्होंने, आगे उन्होंने दिया डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर। कंपेरेटिव अगर आप अदर स्टेट के मुकाबले में अगर कंपेयर करते हो, महाराष्ट्र के अंदर 36 डिस्ट्रिक्ट है और इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट को लेके चलने के बावजूद भी सेकंड नंबर के पॉपुलेशन है हमारी बाकी स्टेट के कंपेयर में, लेकिन फिर भी अगर देखते हो तो डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर है। इतना सब होने के बावजूद भी हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कंपेरेटिव देखे जाए तो बहुत ज्यादा डेवलप है, ऐसा उन्होंने बताया। उसके बाद में आगे देखो 8 नंबर का पॉइंट क्या बोलता है, महाराष्ट्र इज द मोस्ट फेवर्ड डेजिस्ट्रेशंस फॉर अ क्रिएटिविटी, स्किल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म। ये तो नो डाउट यार कि हमारा महाराष्ट्र जो है ये अगर पहचाने जाता है क्रिएटिविटी के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें नई नई बनाई जाती है, क्रिएट की जाती है, क्योंकि यहाँ के लोग बट ऑब्वियसली यार होशियार है, टैलेंटेड है। आप हो या नहीं हो, हम तो महाराष्ट्र में रहते हैं यार, हम तो बट ऑब्वियसली हमें प्राउड है कि हम टैलेंटेड है। स्किल डेवलपमेंट, और हर एक के पास ऐसी डेवलपमेंट वाली स्किल्स है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। एंड इन्वेस्टमेंट, हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी महाराष्ट्र में कंपेयर करे जाए बाकी स्टेट से तो लोग महाराष्ट्र में ज्यादा इंटरेस्टेड है। यानी महाराष्ट्र में कौन अगर देखे जाए तो अगर कोई फॉरेन से इन्वेस्ट करने आता है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल जिसको फॉरेन की कोई कंपनी है और उसको अगर इन्वेस्टमेंट करना है, तो पहला वो आपको बता दूं पहली चॉइस उसकी महाराष्ट्र होती है। जैसे मारुति सुजुकी को आना है या कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियों को आना है जो यहाँ की नहीं है ना, फॉरेन की है, चाहे मैकडोनल्ड हो, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां आप ले लो, बड़ी बड़ी कंपनी के शोरूम्स ले लो, अगर उनको कहीं आना होता है तो वो तो प्रायोरिटी देते हैं मुंबई, समझे क्या?
और क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे उनको सारी चीजें मिलती है उनके फेवर वाली, और ये एक बहुत बड़ी अपने आप में एक है। टूरिज्म भी देखो आप, महाराष्ट्र में इतने सारे स्पॉट है, अजंता, वेरूळ, औरंगाबाद, दौलताबाद, खुलताबाद, नागपुर, है ना? उसके बाद में आप देखो बहुत सारी, मुंबई में बहुत सारी चीजें देखने जैसी है, और मुंबई ही अपने आप में एक देखने जैसी ये सिटी है। तो इतना कुछ है महाराष्ट्र में कि टूरिज्म अट्रैक्ट होते हैं हमारे महाराष्ट्र के लिए, और वो लोग आते हैं, विजिट करते हैं। तो ये हमने देखा फीचर ऑफ इकोनॉमी ऑफ द महाराष्ट्र। समझा क्या? अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र क्या होता है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले। अभी देखो यहाँ तक हमने पहले इसमें क्या देखा, इंट्रोडक्शन ऑफ महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र कब आया था? फर्स्ट में 1960 को आया था। कितने स्टेट है? 36 डिस्ट्रिक्ट है। सॉरी, कितने, एक स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट है? तो 36 डिस्ट्रिक्ट है। कितना डिवीजन है? 6 डिवीजन है। तो ये हमने देखा। उसके बाद में अब हम क्या देखे, हमने अभी उसके देखा इकोनॉमी के फीचर्स क्या क्या है। तो हमने टोटल 8 फीचर्स देखे कि हम लोग काय में बेस्ट है, और ये भी कौन से हिसाब से, 2011 के, 2011 से लेके तो 2020 तक तो बहुत सारे चेंजेस हुए, और इसमें तो नो डाउट मेरे ख्याल से तो हम नंबर 1 के पोजीशन पे आना चाहिए। अब जो हम देख रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होती है। अब देखिए, नो डाउट महाराष्ट्र एग्रीकल्चर के नाम से फेमस है, और देखो वही आगे दे हुआ है उन्होंने क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इट्स प्रॉब्लम्स, कि महाराष्ट्र के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर कौन कौन से हैं और उनके प्रॉब्लम्स क्या क्या आए थे। एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चर एंड अलीड एक्टिविटीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। अब देखो एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चरल बोले तो जो भी खेती प्रधान है, जो कृषि खेती करते हैं वो, एंड अलीड, अलीड एक्टिविटीज का मतलब जो खेती से संबंधित या रिलेटेड एक्टिविटीज, जैसा खेती के अंदर पोल्ट्री फार्म करना, मत्स्योत्पादन, फिशरी करना, उसके बाद में कुक्कुट पालन, है ना? तो ये जो रहता है फार्म, फार्म जो चलाते हैं उसके अंदर, और अलग अलग वहां पे ये होता है, पोल्ट्री फार्म चलाते हैं वो लोग, तो उसको अलीड बोले हुआ है, अलीड एक्टिविटीज, यानी खेती और खेती से संबंधित जो एक्टिविटीज वहां पे होती है। ओके, तो एग्रीकल्चर एंड अलीड एक्टिविटीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। महाराष्ट्र स्टेट में अगर सब में ज्यादा डेवलपमेंट में कोई कारणीभूत होगा या किसका कंट्रीब्यूशन होगा तो वो है एग्रीकल्चर सेक्टर, और एग्रीकल्चर से सेक्टर से रिलेटेड जो सेक्टर्स है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वो सेक्टर्स की वजह से महाराष्ट्र स्टेट में इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा अच्छे से होती है। एज पर इकोनॉमिक सर्वे, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वे के मुताबिक आप महाराष्ट्र का 2017 और 18 के हिसाब से देखे जाए, the state of agriculture and allied activities in the total gross state value adder GSVA was 12.2%। उन्होंने बताया कि जब सर्वे हुआ था 2017-18 में, तो वो टाइम पे एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो सेक्टर थे उनका टोटल ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडर देखा। ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडर यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, स्टेट का जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इसमें इनका कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट ऐड होता है, तो वो बताया उन्होंने वॉज 12.2%, वो बताया सिर्फ 12.2% है। बाद में दिया उन्होंने श्यूरिंग 2016-17 एज अगेंस्ट 15.3%, और उसके बाद में 16-17 में कितना था, वो 15.3% ड्यूरिंग द 2001 एंड 2002 विच शोज अ डिक्लाइन ट्रेंड ओवर द पीरियड। अरे बाप रे, उन्होंने बताया कि भैया इसके पहले तो कितना था, 2001 और 2 में गए जाए तो डिक्लाइन पे था, यानी एकदम से कम था वो। अब इनके प्रॉब्लम्स यहाँ पे बताए हुए बच्चों, क्या बताया, जनरल प्रॉब्लम्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर की, इनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं ये लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में। नंबर 1, डिक्रीज इन एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स लीड्स टू अ लो फार्म प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे देखो ये सही में ये सब में बड़ा प्रॉब्लम है आज के डेट में। But decrease in the average size of the land holding leads to the low farm productivity। क्या होता है बच्चों, यहाँ पे नॉर्मली एवरेज साइज अगर देखे जाए लैंड की, ये धीरे धीरे क्या हो रही है, होल्डिंग लीड्स टू अ लो फार्म एक्टिविटी प्रोडक्टिविटी, यानी जो फार्म के लिए यूज होना चाहिए जितनी लैंड उतनी यूज नहीं होती है। अब उसका और एक कारण आपको बता दूं, एक जनरल टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं मैं आपके साथ, कि देखो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल 10 एकड़ खेत है, 10 एकड़ खेत में पहले खेती होती थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, 10 एकड़ खेत के 3 भाई में 3 टुकड़े हो गए, बचे कितने एकड़, 3 एकड़ 3 एकड़ 3 एकड़, या 3.25 एकड़ पकड़ लो। अब वो हो गए, फिर उसमें से वो कंपाउंड करते हैं, कंपाउंड करने में थोड़ा 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 जाता है, तो देखे जाए तो पूरा कंपाउंड अगर मेजरमेंट किया जाए
तो आधा एकड़ तो उसमें ही चले गया कंपाउंड के अंदर, आधा या पौन एकड़ तो उसमें चल जाता, साइड साइड से कंपाउंड करते, क्योंकि एकदम कंपाउंड को लग के हम पेरनी नहीं करते, कल्टीवेशन नहीं करते। तो बचा कितना, 2-2.5 एकड़ में पेरनी होती है, उसमें से भी बोरिंग, वो अभी तो शेत तड़ा जो अपन ये करते हैं। तो ये सारी चीजें करते करते बच्चों अगर देखे जाए तो इसमें ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं कि 2 एकड़ में खेती होती, और 2 एकड़ में से पीक निकलता है ज्यादा से ज्यादा 1.5 एकड़ का। 1.5 एकड़ में से माइनस कर दिया तो 1 एकड़ का प्रॉफिट होता है उसका, या आधा एकड़ का प्रॉफिट रहेगा। तो देखो 10 एकड़ का अगर आप प्लस करते हो आधा आधा एकड़, तो देखा जाए तो 1.5 एकड़ ही प्रॉफिट हो रहा है 10 एकड़ में। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि छोटे छोटे उसके क्या हो गए, पार्ट्स हो गए, और कुछ लोग उसको यूज ही नहीं करते, पड़े भी रहती है वो जमीन। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है हमारे महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, कि जिसके वजह से उन्होंने बताया डिक्रीज इन द एवरेज साइज ऑफ द लैंड होल्डिंग लीड्स टू अ लो फार्म प्रोडक्टिविटी, क्योंकि कुछ जगह प्रोडक्टिविटी भी जैसी होना वैसी नहीं आती है। अभी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, उसके अलावा उन्होंने बताया कि छोटे छोटे फार्मर बढ़ते गए। उन्होंने बताया इंक्रीज इन द नंबर्स ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, फिर वो अलग अलग खेती करने लग गए छोटे छोटे। अभी जैसा फॉर एग्जांपल मैं बताया, 5 एकड़ हमारे पास खेत है, 5 एकड़ में से 3 एकड़ में गेहूं पेरते, 2 एकड़ में ये पेरते, 1 एकड़ में सब्जी निकालते हैं, आधा एकड़ में। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। उसके अलावा फिर आधा खेत हम उसको दे देते, भैया ये ले तू बटाई से ले ले, आधा हमको दे दे। फिर अच्छे से नहीं करना, प्रॉपरली उसको नहीं करना, या छोटे मोटे फार्मर आजकल आ गए, वो अपने उस्ते में ही पेरनी वगैरह कर लेते हैं। तो ये भी एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। वो जो पेरनी करते हैं वो मार्केट के हिसाब से नहीं करते, खुद के घर पूर्ति करते हैं, यानी सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते हैं। और जहां पे सेल्फ कंजम्पशन के लिए आ गया, वहां पे क्या होता है बच्चों, फिर वहां पे और एक डिफिकल्टीज ये जाती है कि वो मार्केट में उतना हमारे जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको हेल्प नहीं कर पाता, क्योंकि वो क्वांटिटी नहीं होता है। उसके अलावा उन्होंने दिया excessive use of chemicals, fertilizers and pesticides leading to a soil, अरे बाप रे, soil degradation। इसका मतलब क्या होता है देख लो। अभी आप देखो, आपने सुना होगा हर कुछ घर में कैंसर निकल रहा है बच्चों, और आजकल कुछ ऐसी बीमारियां हो गई है जैसा वो कंपलसरी लोगों को हो रही। क्यों हो रही है पता है आपको? इसका कारण क्या हो रहा है? आप देखो 50 घर हो गए, 50 घर में से एक घर में आपको कहीं ना कहीं कैंसर का पेशेंट मिल रहा है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, टीवी पे बताया जाता है, सर्वे बताता है। उसके अलावा अभी आप देखो, बीच में टीवी पे एडवर्टाइज आई थी, क्योंकि इतना सारा केमिकल्स ये लोग यूज करते हैं। जो भी, यानी अभी देखो आप, हरबोरा आ रहा है मार्केट में, बटाने की फलियां आ रही है, तुअर की फलियां आती है, तो इसमें क्या हो जाता है बच्चों, लट वगैरह कीड़े लगते हैं। और वो ना लगने चाहे इसलिए ये लोग क्या करते हैं, इतने सारे केमिकल्स यूज करते हैं। और वो केमिकल्स से क्या हो जाता है, वो लट वगैरह तो मर जाती है, लेकिन वो केमिकल्स के साथ में वो पूरे उसको क्या करता है, जो जमीन होती है उसको भी वो क्या करता है, डिग्रेडेशन करता है, यानी उसकी जो सुपीकता है वो भी कम हो जाती है। जो मट्टी है जमीन की वो भी खराब हो जाती है। तो जो एक नेचुरल खत मिलना चाहिए वो तो मिलता ही नहीं। फर्टिलाइजर करते होगा, या फिर कल्टीवेशन करते होगा, या फिर जो भी क्रॉप अगर कटिंग करते होंगे, तो वो टाइम पे कुछ इस तरह से ये लोग केमिकल्स यूज करते हैं, जो केमिकल वो जमीन के लिए अच्छे नहीं रहते। धीरे धीरे वो जो जमीन होती है वो बंजर बनते जाती है, उसकी जो फर्टिलिटी सुपीकता होती है वो कम होती है। और ये क्यों होता है? ड्यू टू हेवी केमिकल यूज करने की वजह से। और इसका साइड इफेक्ट ये बच्चों गेहूं पे होता है। अब गेहूं के हम धो के पिसाते क्या? नहीं। गेहूं, चावल, चावल तो भी धोए जाते घर में, लेकिन गेहूं एक ऐसा चीज है बच्चों, इस पे अगर वो लोग अगर हेवी केमिकल यूज करते हैं, गेहूं क्या होता है, कट होता है, मशीन में क्लीन होता है, बट क्लीन कैसे होता है? उसके कंकर खड़े वगैरह वो जो होते हैं वो निकाले जाता है उसमें से, मट्टी वगैरह, लेकिन उसको वॉश नहीं किया जाता। और वही गेहूं हम चक्की पे आटा पिसाने लेके जाते हैं उसको, और उसके बाद में वही हम यूज करते हैं। यानी कहीं ना कहीं वो केमिकल हमारे बॉडी में कंज्यूम हो रहा है। और जितने हेवी केमिकल्स होंगे उतने हमारे बॉडी के लिए वो साइड इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए, तो है ही है, साथ ही साथ वो जो जमीन है वहां की उसको भी वो खराब करते हैं। आगे देखो क्या दिया, एग्रीकल्चर इनडेप्थनेस। अभी क्या हो गया नॉर्मली बच्चों के, एग्रीकल्चर जो चीजें हैं, जितने भी एग्रीकल्चर से ये क्या हो रहे हैं, कर्जे से डूब रहे हैं, कर्जे से उन पे कर्जा बहुत हो रहा है। उसके बाद में कर्जा फेड नहीं सकते, पीक होता कभी कभी नहीं होता है, तो ये भी एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है हमारे इंडिया के अंदर। बाद में दिया पुअर इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एंड एडवर्स क्रॉप पैटर्न्स। आज भी बच्चों
हमारा जो क्रॉप लेने का पैटर्न है वो जूने जमाने का है। आज भी बैलगाड़ियों से खेती होती है हमारे इंडिया में। आज भी अगर आप महाराष्ट्र में देखते हो तो आज भी महाराष्ट्र के अंदर लोग वही टेक्निक यूज़ करते हैं। आज भी लोगों के कितने खेतों में बोरिंग नहीं है। आज भी वहाँ पे देखो पानी ऊपर का है तो खेती होंगी। और आज भी इंडिया में आपको बता दूँ, इंडिया में महाराष्ट्र के अंदर आपको बता दूँ कि लोग नॉर्मली एक अगर आप देखते हो मार्च, अप्रैल, मई ये 3 महीने में कुछ भी खेती में कल्टीवेशन नहीं करते। वो खेत पड़े हुआ रहता है। अगर आप एवरेजली देखे जाए तो 9 महीने वो काम करते हैं। 9 महीने में भी 3 या 4 ही बार जा 3 से 4 बार पीक लिए जाता है बच्चों वहाँ पे। अब मुझे बताओ 3 से 4 बार अगर पीक लिए जाता होगा तो वो ज़मीन से चलो ठीक है 9 मंथ्स तो वो ज़मीन यूज़ हो गई, लेकिन वो 3 महीने वो क्या करते हो ज़मीन को खोद के बस पड़न देते उसको। फिर उसमें से काड़ी कचरा निकाल लेते, फिर ज़मीन से आप देखो आपने देखा होगा, बड़े-बड़े काले-काले पत्थर दिखते हैं आपको, है ना? और जब आप पैर रखते हो तो मट्टी एकदम से चूरा-चूरा हो जाती है। तो उसकी सुपीकता फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए वैसा किया जाता है उसको, है ना? और वैसा क्यों करते हैं? वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उसकी सुपीकता फिर उससे क्या होती है? बढ़ती है। काड़ी कचरा निकल जाता है, मट्टी एकदम सॉफ्ट होती है और फिर उसमें सोनखत जो होता है वो मिक्स किया जाता है। तो ये जो भी चीज़ है ठीक है। बट इससे ये क्या हो गया उन्होंने बताया कि पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एंड एडवर्स क्रॉप पैटर्न कि आज भी क्या हो रहा है, लोग वो जूना परंपरागत जो था वही क्यों करके पुअर इम्प्लीमेंटेशन आज भी वही चीज है। पुअर यानी यहाँ पे गरीब नहीं हो रहा, वो जो जूनी परंपरा रूढ़ी इम्प्लीमेंटेशन है लैंड के ऊपर वही वो यूज कर रहे हैं। आज भी नई टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते और इसके वजह से टिम्बक सिंचन यूज नहीं करते। उसके बाद में बोरिंग नहीं होती है। बहुत सी जगह कुछ इक्विपमेंट प्रॉब्लम होता है, इनका फाइनेंस प्रॉब्लम होता है। तो ये प्रॉब्लम भी आज के एग्रीकल्चर जो हमारे महाराष्ट्र के अंदर है वो फेस कर रहे हैं। ड्राई लैंड एंड इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज हमारे यहाँ पे नॉर्मली महाराष्ट्र के अंदर कुछ साइड में जो जमीन है वो पूरी सूखी होती है। सूखी बोले तो जिसको कोरडवाहू जमीन आप लोग बोलते हैं। एक बागायती आती है मेरे ख्याल से, एक सुपीक आती है, कोरडवाहू आती है। तो कोरडवाहू जमीन ज्यादा है और वहाँ पे इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटी जिस तरह से वहाँ पे इरिगेशन होना चाहिए वो नहीं होता है। और इसका भी प्रॉब्लम हमारे यहाँ के फार्मर को फेस करना पड़ता है। लैक ऑफ कैपिटल, अब यार इरिगेशन क्यों नहीं कर सकता प्रॉपरली, या फिर वहाँ पे पहले के टेक्निक से ही वो वहाँ पे क्रॉप क्यों लेता है, रिफॉर्म्स क्यों नहीं करता वो चीजों को, बिकॉज कैपिटल लगता है हर चीज के लिए। देखो आप जिसमें मुरुम है वो जमीन को भी आप अच्छा कर सकते हैं अगर आपके पास पैसा है तो, क्योंकि अगर कैपिटल होगा तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे बोरवेल कर सकते हो। उसके बाद में वहां पे टिम्बक सिंचन लगा सकते हो, क्योंकि टिम्बक सिंचन लगाना मजाक की बात नहीं होता है बच्चों। क्योंकि उसके लिए पूरे खेत में वो पाइप, छोटे छोटे पाइप बिछाना पड़ता है। आपको पता है क्या? छोटे छोटे पाइप और उसको छोटे छोटे नोजल रहते हैं, उसमें से थेम्बे ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी गिरता है वहां पे, है ना? तो ये सब करना पड़ता है और इसके सबके लिए पैसा लगता है। फिर कंपाउंड करना, फिर उसके बाद में वो स्प्रिंकल बोलते हैं उसको, जो पानी ऐसा उड़ाता है, आपने देखा होगा, है ना, खेतों में। तो ये सारी चीजों के लिए पैसा लगता। ट्रैक्टर से खेती करना, उसके बाद में मशीनरीज यूज करना, इसके लिए पैसा लगता है। जो हमारे जो ये महाराष्ट्र के फार्मर है वो इतने रिच क्लास नहीं है और वो कारण से फिर वो आज भी ओल्ड जो टेक्निक चल रही है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम हमारे महाराष्ट्र के फार्मर क्या कर रहे हैं, आज फेस कर रहे हैं। इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्लान्स, यानी जिस तरह से प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन यानी होना चाहिए वो उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। आज भी रूरल डेवलपमेंट जो प्लान चल रहे हैं वही चलते हैं और इसके वजह से इसका पूरा का पूरा साइड इफेक्ट हमारे खेती पे होता है। उसके अलावा उन्होंने दिया लैक ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटीज। हमारे जो फार्मर्स होते हैं उनको पता ही नहीं होता है ये मार्केट में कैसे ले जाना उसको। जैसा अभी देखो कुछ फार्मर्स जो होते हैं, जैसा अभी आप देख लो, महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे कुछ घाट है। घाट बोले तो आपको बता दूं, मेल घाट है महाराष्ट्र में, आकोट साइड में आप जाओ, उसके बाद में पातुर साइड में जाओ, तो उधर वो साइड में जमीन अच्छी है, वहां पे कल्टीवेशन अच्छा होता है, फल फ्रूट्स अच्छा आते हैं। बट उसको यहाँ तक लाने के लिए जो उनके पास फैसिलिटीज होना चाहिए वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती है। और इसके वजह से वो वही के लोकल के मार्केट में बेचते हैं और उनको सस्ते में बेचना पड़ता। और वही चीज अगर जैसा अभी देखो कश्मीर में एप्पल होता है, कश्मीर का एप्पल यहाँ पे आता है क्योंकि वहां से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी उतनी अच्छी है। और वही एप्पल यहाँ पे 150-200 रुपए किलो बिकता, कश्मीर में जाओगे 20-30 रुपए का किलो एप्पल मिलता है। तो वैसे ही हमारे महाराष्ट्र में भी कुछ फार्मर्स हैं, लेकिन उनको जिस तरह से मार्केट फैसिलिटीज मिलना चाहिए वो नहीं मिलती है और उनको फिर लोकल मार्केट में ही उनका वो प्रोडक्ट जो है, क्रॉप जो होता है वो सेल करना पड़ता है। और इसका प्रॉब्लम क्या होता है, उनको जिस तरह से मिलना चाहिए पैसे या जिस तरह से उनको वहां पे इनकम होना चाहिए वो नहीं होती है, बिकॉज वो लोकल मार्केट तक ही वहां पे काम कर सकते हैं। बाद में इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंजेस, ये तो नो डाउट यार, ये तो हमारे महाराष्ट्र के फार्मर सब में ज्यादा इसको फेस करते हैं। और वो कौन सा है प्रॉब्लम? इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंजेस। हमारे यहाँ पे वातावरण कभी भी चेंज होता है, उसका कोई गारंटी नहीं रहता। जून जुलाई में कभी बारिश होती भी है, नहीं तो नहीं भी होती, और सितंबर अक्टूबर में भी कभी कभी बारिश हो जाती है। और हमारे यहाँ पे सब में ज्यादा महाराष्ट्र फेमस है टेम्परेचर के लिए,
क्योंकि हमारे यहाँ पे जनवरी फरवरी महीने से टेम्परेचर इतना हॉट होने लगता है कि 40 डिग्री तक चल जाता है और उसके बाद में धीरे धीरे आप देखो तो मई तक 45 47 तक कभी कभी 48 भी क्रॉस करने में आता है। तो इतने हेवी टेम्परेचर में और उसमें भी फिर हम अभी भी ऊपर के पानी पे ऊपर के रेन पे डिपेंड है हमारे महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर सेक्टर के सभी लोग। और वो टाइम पे फिर कल्टीवेशन लेना पॉसिबल नहीं होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कभी एकदम से बाढ़ आती है, कभी ओले गिरते हैं। अभी आप लास्ट देखो 6-7 महीने पहले जोर से बारिश हुई थी, ओले वो खराब कर दिया उन्होंने, तूफान छूटा है, तो क्रॉप इससे फसल जो होती है वो खराब होती है। तो ये सारे प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर के जितने भी लोग हैं, ये फेस करते हैं। तो ये बच्चों आज हमने फिर क्या-क्या देखा? तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि महाराष्ट्र का ओरिजिन कब हुआ था? 1 मई 1960 को हुआ था, ठीक है? और उसके बाद में अगर देखी जाए तो 6 डिवीजन है जो उसको कंट्रोल करते हैं। उसके बाद में फीचर देखे आज हमने महाराष्ट्र इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र, उसमें पहला क्वेश्चन देखा हमने एग्रीकल्चर सेक्टर है कौन-कौन से है और उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ रही है। ठीक है? अब कल के जो क्वेश्चन में हम देखेंगे एक्सप्लेन द मेजर अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कि हमारी गवर्नमेंट ने क्या-क्या किया उनके लिए। ठीक है? आज के लिए इतना ही था बच्चों। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।